जय हिंद, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। ये है अल्बर्टा स्टेट और अल्बर्टा में हम लोग हैं कैलगरी में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम सेलिब्रेट हो रहा है। आज 6 तारीख है ना? हाँ, 6 मई को। और हमारे साथ हैं विजय बागरे जी। तकरीबन 13 साल हो गए इनको कनाडा में आए हुए और तकरीबन हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते भी हैं। तो किस तरीके से जो इस क्षेत्र में महाराष्ट्र से लोग आए और यहाँ पे अम्बेडकरी आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इनका क्या रोल है, इनकी क्या लाइफ जर्नी है, इनसे जानेंगे। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी। आपकी जर्नी के बारे में बताओ। आप कहाँ से शुरू हुआ आपकी जर्नी, फिर यहाँ कैसे पहुँचे, क्या किस प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं? तो देखिए, पहली बात यह है कि हमारा जो समाज है उनकी ज़्यादातर जर्नी वहीं से शुरू होती है। सबकी जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है जी, जो कि कोई कॉमन है। तो वैसे ही मेरी जर्नी एक छोटे से विलेज से शुरू हुई और वहाँ से मेरा किस जगह से नाम? मोहपा करके एक छोटा सा विलेज है। वहाँ पे मेरी हाई स्कूल तक पढ़ाई, महाराष्ट्र नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से मेरी 10वीं तक पढ़ाई हुई और मेरा भी ऐसे ही बैकग्राउंड कोई इतना ये नहीं था, बहुत साधारण बैकग्राउंड से आए थे। इवन मेरे पिताजी को मैंने नहीं देख पाया। तो मेरी मदर डेली लेबरस करके मेरे को पढ़ाया और मेरे को तो किसी का भी गाइडेंस नहीं था। मेरे पिताजी भी नहीं थे, मदर तो जस्ट इलिटरेट थी। तो मैं एज ए अपना सेल्फ इंस्पिरेशन लेके पढ़ाई किया और नागपुर में आके मैं ग्रेड 11 से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। जब मैं ग्रेड 11 में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू किया तब मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ज़्यादा जानने की, उनके बारे में उनका इतिहास पढ़ने की मेरे को पता चला कि बाबा साहब कौन थे और उन्होंने समाज के लिए क्या किया। ऐसा करते करते मैंने फिर अपनी इंजीनियरिंग की नागपुर से ही। मेरी इंजीनियरिंग फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग से हुई, जो कि एक एकलौता कॉलेज है पूरे इंडिया का। कहाँ पे है ये नागपुर में ही। ओके। तो वो भी एक कारण था कि नागपुर में होने की वजह से मेरी इंजीनियरिंग वहाँ से हो पाई। वो होने के बाद में मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ज्वाइन किया मैंने एज ए फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर और वहाँ पे करीब करीब मैं 10 साल की सर्विस किया मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जब मैंने काम करते हुए कंपनी ने मुझे मेरा जो काम की शैली देखते हुए मुझे उन्होंने डेपुटेशन पे भेजा। ओके। 1 साल के लिए दुबई। तो दुबई में जब मैं गया तो मेरे तो पूरे आंखें खुल गई। मतलब दुनिया कितनी बड़ी है, या दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितनी मतलब ऊंचाई तक जा सकते हैं। तब जब मेरा डेपुटेशन ख़त्म हुआ और जब मैं बैक टू कंपनी में गया, मेरा 3 साल का बॉन्ड था। तो 3 साल का बॉन्ड था, पर जब मैं वापस गया तो मेरा दिल नहीं लग रहा था कंपनी में काम करने का। मुझे लग रहा था कि अब मैं कब यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ रुके हुए हैं। यस। तो मैं फिर अप्लाई करना शुरू किया बाहर इंटरनेशनल सभी कंट्रीज़ में। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिडल ईस्ट में। तो मेरा 3 साल का बॉन्ड था, तो मेरे 2 ही साल हुए थे। तो मुझे प्रो राटा बेसिस पे कंपनी ने बोला कि तुमको इतना पैसा भरना पड़ेगा। ओके। मेरे पास उस टाइम में उतना पैसा भरने के लिए नहीं था। तो बैंक से मैंने लोन लिया और बैंक का लोन लेके कंपनी का वो जो पैसा था वो पैसा भरा और कंपनी ने मेरी वो जो ग्रेचुइटी और जो कुछ भी मेरा बैलेंस था तब रिलीज़ किया। और वो लेके मैं जब रिज़ाइन किया तो मिडल ईस्ट में ज्वाइन किया। मिडल ईस्ट में कहाँ पे? मिडल ईस्ट में मैं सऊदी में आया। ओके। सऊदी में मैंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरा 2-3 महीने में ही मुझे लगा कि ये लोकेशन कोई ठीक नहीं है। तो वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ अबू धाबी में। अबू धाबी में मैं 6 साल काम करता था और उसके बाद में मैं 2009 में यहाँ पे आया कनाडा में। तो कनाडा में भी मैं इंडियन ऑयल जो एनर्जी सेक्टर में ही यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मैं यहाँ मन लग गया।
यहाँ पे फिर मेरा मन लग गया और बच्चों की भी पढ़ाई चल रही थी। मेरी बेटी उस टाइम में ग्रेड 11 से स्टार्ट किया उसने यहाँ पे। और फिर मुश्किल आई होगी उसको तो? नहीं, उसका भी एजुकेशन हमने जब अबू धाबी में थे वहीं तो इंटरनेशनल स्कूल में ही मैंने उनको दाखिल करवाया था। तो ऐसे करते करते हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम सेटल हो गए। यहाँ पे सेटल होने के बाद में अभी अपनी लाइफ ऐसे चल रही है। और आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में। जी। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पिता नहीं थे, माँ बताने के लायक नहीं थी, अगल बगल कोई नहीं था, तब आप लोग आगे बढ़े उस जनरेशन में और जब अभी आपकी जनरेशन है, कितना फ़र्क देखते हैं आप कि अगर मौका मिले, गाइडेंस मिले तो हम कहाँ तक जा सकते? अभी तो काफ़ी दुनिया बदल चुकी है। अभी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग हम एक दूसरे से कितना जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन कितने जल्दी हम स्प्रेड आउट कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम अपने रिश्तेदारों से, हमारे समाज से कितना कनेक्ट कर हो इस सकते फील्ड हैं। में यहाँ पे अल्बर्टा में और कनाडा इस इलाके के आसपास में महाराष्ट्र के कितने लोग हैं और किस किस सेक्टर में लोग हैं जो काम कर रहे हैं? तो मुझे यहाँ पे बताने की खुशी होगी कि पिछले 10-15 साल से मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पे आने वालों की जो तादाद है, ज़्यादातर हमारे जो समाज के लोग हैं, ज़्यादातर इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हमारे जो कैलगरी में कम से कम 15 से 20 फैमिलीज़ है। एडमिंटन में करीब करीब 8 से 10 फैमिलीज़ हैं। तो और हर साल कुछ ना कुछ 2-4 फैमिलीज़ इमिग्रेट होके यहाँ पे सेटल होते जा रहे हैं। और सिर्फ फैमिलीज़ ही नहीं आ रही जॉब के लिए, तो हमारे बच्चे भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ से स्कॉलरशिप लेके या सेल्फ फंडेड भी बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी बच्चे आजकल यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले रहे और हायर एजुकेशन को एक्वायर कर रहे हैं। किस किस फील्ड में लोग हैं यहाँ पे, आप मैंने पूछा? यहाँ पर ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हैं, तो क्योंकि ये जो हमारा अल्बर्टा जो प्रोविंस है, ये ऑयल एंड गैस का बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं। तो अभी भी यहाँ मौके हैं? हाँ, यहाँ पे अभी भी ऑयल मौके एंड गैस में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए जिन बच्चों ने कोई कोर्स किया हो। यस, और इंजीनियरिंग सेक्टर के साथ साथ ऑयल एंड गैस को जो सपोर्टिंग सर्विसेज जो लगते हैं, जैसे आईटी का सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर है, तो ये जो अनटच्ड एरियाज है, क्योंकि हमारे वहाँ पे बैक होम इंडिया में जो समाज का जो सोशल जो परसेप्शन लोगों ने जो बना के रखा है कि अरे आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तभी आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी। बट यहाँ पर आने के बाद में आपको लगता है कि यहाँ पे कितने सारे सेक्टर्स है जो अभी भी अनटच्ड है, जिसमें हमारे लोग है नहीं। उसको बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें इतना भी डिस्पैरिटी नहीं है, हर एक सेक्टर को एट पार इक्वल वेटेज है, सोसाइटी में भी उनका उतना ही प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई आर्ट लिया या कॉमर्स लिया तो उसको हमारे जैसे इंडिया में उसको कुछ दुय्यम दर्जे का माना जाता है, ऐसे ये फीलिंग नहीं है। यहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करने के तमाम मौके, बहुत सारे मौके हैं। जी। और कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें अपने नए यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए? मैं तो चाहूँगा कि देखिए, हम अपने पीढ़ी के, हमारे जनरेशन के पहले व्यक्ति होंगे जो घर से बाहर निकले। जब मैं नौकरी छोड़ रहा था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी उस ज़माने में, लोग कहते थे कि अरे ये तो नवरत्न जैसी कंपनी को आप छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है? बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्क लेनी है अगर आपको प्रगति करनी है तो, ठीक है ना? तो मैं बच्चों को, आने वाले जनरेशन को यही बोलूँगा कि बाबा साहब ने जैसे हम उनका एक एग्जाम्पल सामने रख के, एजुकेशन ये हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे समाज के पास एजुकेशन के सिवा दूसरा पर्याय नहीं। और एजुकेशन ऐसी हमारी दौलत है जो सब
कठिनाइयों की चाबी हो सकती सारे है। ताले खोलती है। सारे ताले एक चीज़ खोल और, आप इंडियन ऑयल में थे, जी, है ना? इंडियन ऑयल में ही थे ना? यस, ठीक है। आप जॉब पक्की थी, सैलरी भी अच्छी रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपने छोड़ा और आप दुनिया के तमाम हिस्सों में गए, फिर यहाँ आके सेटल हुए। जी। आप यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ आके आपको वो क्या हासिल हुआ जो भारत में हासिल नहीं हो सकता? यहाँ पे देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो 4 जो मुख्य प्रोमिनेंट वर्ड डाले हैं, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वो रियली महसूस होता है। जैसे बाबा साहब जब फर्स्ट टाइम अमेरिका हायर एजुकेशन के लिए आए थे और उनको किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो इक्वालिटी जो उन्होंने महसूस की, जैसे वो यूएस में लैंड हुए, तो उन्होंने महसूस किया था कि इक्वालिटी क्या होती है, ये मुझे आज महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो वो आपको देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो सरकारें हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है, उसमें इक्वालिटी है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, अभी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उसमें उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के तहत सभी कंट्रीज़ का उसमें रिप्रेजेंटेशन और नो डिस्क्रिमिनेशन व्हाट्सोएवर इट इज़, मतलब वो कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी कंट्री का हो, किसी भी कलर का हो, तो उसमें वो पॉलिसी में उन्होंने इंक्लूड किया है कि उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं, वो इस तरह की उन्होंने पॉलिसी बना के रखी है। तो उसमें इंश्योर होता है कि आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और उसमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं सब सिटीजन्स का जो राइट्स। ये इम्पोर्टेंट बात जी। है। तो निश्चित तौर पे जब हम खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है निकलने के बाद कि कितने मौके हैं और हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।